तो दोस्तों, सवाल जवाब के इस एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आप ही व्यूअर्स में से किसी एक व्यूअर का सवाल उठाता हूं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो। और आज का सवाल पूछा गया है कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्रीय शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। हालांकि मैं आपको पहले यूनियन टेरिटरीज वाली वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ बता चुका हूं, लेकिन आज हम स्पेशली इसी के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। ये वर्तमान स्थिति है, ठीक है। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझने की कोशिश करो। ऐसा मान के चलो कि इंडिया एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में बहुत सारे बेटे हैं, बेटियां हैं, ठीक है। इसमें जो बड़े बेटे बेटियां हैं उनको आप राज्य कह सकते हो, स्टेट्स कह सकते हो, ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं वो हैं हमारे यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश। जो बड़े बच्चे हैं यानी कि स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके अपने अपने कमरे हैं, अपने अपने रूम्स हैं। उन कमरों में वो अपने अपने नियम लगाते हैं, अपने अपने रूल्स लगाते हैं, अपनी अपनी सरकार बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, हर राज्य की, हर स्टेट की अपनी सरकार होती है, ठीक है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी है, जिसको आप केंद्रीय शासित प्रदेश भी कहते हो, उनके कोई नियम नहीं है। उनके जो भी नियम है वो माँ बाप बनाते हैं। माँ बाप कौन है? माँ बाप है केंद्र सरकार, यानी कि जो सेंटर में बैठती है वो सरकार, वही उनके लिए नियम बनाती है। अगर बड़े बच्चों की बात करोगे तो उनके पास अपना जेब खर्च होता है, क्योंकि वो काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं, बाहर का भी काम करते हैं, अपने कमरे का भी काम करते हैं, बिजनेस वगैरह सब कुछ करते हैं। तो उनके पास जेब खर्च है, पैसा है। लेकिन छोटे बच्चे यानी कि यूटी, केंद्रीय शासित प्रदेश जो हैं, वो किस पर निर्भर हैं? वो माँ बाप पर निर्भर है, केंद्र सरकार पर निर्भर है। केंद्र सरकार ही इनको पैसा देती है, इन पे पैसा लगाती है और सारे काम करवाती है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि ये केंद्रीय शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी बनाई क्यों गई है। तो देखो, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं और 8 के अपने अपने कारण हैं। शुरुआत आप लोग दिल्ली के साथ कर सकते हैं। देखो, 1 नवंबर 1956 को लागू होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ध्यान से समझ लो, एक अधिनियम लागू हुआ था। उसके तहत दिल्ली को यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया। इससे पहले 1 नवंबर 1956 से पहले दिल्ली एक राज्य था, उसके पास एक राज्य का दर्जा था। लेकिन 1956 के बाद इसको केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले यूटी के रूप में बदल दिया गया। बाद में साल 1991 में होता है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसके तहत दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया, जिसको हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहते हैं, एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। अब आप पूछोगे इससे फर्क क्या आ गया? उससे फर्क ये आ गया कि संविधान के अंदर 2 नए अनुच्छेद जुड़ गए, 239 ए और 239 ए बी। इसके तहत दिल्ली जो है उसके पास अपनी एक विधानसभा हो गई, एक मंत्रिमंडल हो गया। इससे 2 चीज़ें हुई। पहला, एक तो ये यूनियन टेरिटरी बना रहा, दूसरा दिल्ली के पास अपनी सरकार भी आ गई। अक्सर क्या होता है कि यूनियन टेरिटरी के पास अपनी सरकार होती नहीं है, लेकिन इस स्थिति के अंदर सरकार भी आ गई और यूनियन टेरिटरी भी बनी रही। आज भी आप देखोगे कि जो भी सरकार दिल्ली में बैठी होती है, जो भी सीएम होता है, जो अपोजिट पार्टी का हो, तो वो ये कहता है कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उसका कारण ये है कि केंद्र सरकार का सारा काम दिल्ली से चलता है। केंद्र सरकार जो भी होगी वो दिल्ली को राज्य बनने नहीं देगी, मैं आपको बताऊं इतनी आसानी से। अगर आज कोई मुख्यमंत्री अपोजिट पार्टी का ये कहता है कि हम दिल्ली को राज्य बनाएंगे और कल को वो पीएम बन जाए, तो वो भी मना कर देगा, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली जो है वो पावर का एक गढ़ है, एक सेंटर है। तो कोई भी इसको राज्य बनने नहीं देगा। तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। उसके तहत दिल्ली जो है वो एनसीटी दिल्ली हो गया, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक सरकार बनी। उस सरकार को 2-3 अधिकार थे, मतलब थोड़े बहुत अधिकार थे, जैसे कि राज्य सूची और समवर्ती सूची के कुछ एक विषयों को लेके वो कानून बना सकते थे। लेकिन जो पुलिस है, सार्वजनिक व्यवस्था है और भूमि जैसे विशेष विषय जो हैं, वो अभी भी केंद्र सरकार के हाथ में ही थे। तो दिल्ली यूटी कब बना? 1 नवंबर 1956 को। 1991 को आया 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बन गई। ऐसे ही अगर हम चंडीगढ़ की तरफ जाएं, तो चंडीगढ़ को 1 नवंबर 1966 को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था, यूटी बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? तो देखो, इसका सबसे बड़ा कारण था हरियाणा और पंजाब का विवाद। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा पहले पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 60s के अंदर बहुत ज़्यादा भाषाई प्रोटेस्ट शुरू हो गए, एक तरीके से आंदोलन शुरू हो गए, जिसकी वजह से आगे चल के हरियाणा और पंजाब आपस में अलग हो गए थे। लेकिन अलग होने के बाद जो सबसे बड़ा झगड़ा था वो चंडीगढ़ को लेके था, और दोनों ही राज्य चंडीगढ़ को छोड़ना नहीं चाहते थे।
इसी वजह से चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1900। आज की तारीख में चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, तो इसको स्पेशली आपको याद रखना। तो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। इसका जो गठन था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। टोटल 572 द्वीप हैं, जिसमें से 38 पर ही लोग रहते हैं। इस द्वीप समूह को मुख्यतः 2 द्वीप समूह के अंदर बांटा गया है, जिसमें उत्तर में है अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में है निकोबार द्वीप समूह। इनके बीच से पानी का एक चैनल गुजरता है जो कि लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। राजधानी और सबसे बड़े शहर की बात करोगे तो वो है पोर्ट ब्लेयर, जिसका वर्तमान में आधिकारिक नाम है श्री विजयपुरम। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, पोर्ट ब्लेयर का ही नाम है श्री विजयपुरम। चेन्नई से ये लगभग 1190 किलोमीटर दूर है और कोलकाता से 1255 किलोमीटर दूर। इसको यूटी इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक तो मेनलैंड से ये काफ़ी दूर था, 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर था। ऐसे में इसका रखरखाव देखना और साथ ही जो सुरक्षा के ऊपर खतरा बैठता है इसकी, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसको अपने अंतर्गत ले लिया था कि इसकी भी सुरक्षा करनी है, इंडिया की भी सुरक्षा करनी है, तो इस पर डायरेक्टली नेवी द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है या आर्मी द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। यही कारण है कि केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया। ठीक ऐसी ही कहानी लक्षद्वीप के साथ भी थी। उसको भी 1 नवंबर 1956 को ही गठित किया गया था और उसका भी कारण ये था कि एक तो ये मेनलैंड से थोड़ा दूर था, दूसरा इसका आकार बहुत छोटा था। अगर आप देखोगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी काफ़ी छोटा है और प्राकृतिक रूप से बना है। तो ऐसे में सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इसको भी यूटी बना लिया गया। तो अब आप कह सकते हो कि ये जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन दोनों को यूटी बनाने का एक ही कारण था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। बात करोगे जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया था और इसका सबसे बड़ा कारण था धारा 370 को हटाना और कश्मीर का विकास करना। जैसा कि आपको पता है कि 370 के तहत कश्मीर का अपना संविधान था, काफ़ी कटा कटा सा रहता था, तो उसको हटाने के लिए एक तरकीब अपनाई गई थी कि इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। साथ ही साथ लद्दाख को भी इसी तरीके से यूटी बना दिया गया था। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहीं ना कहीं एक राज्य के अंदर आते थे, लेकिन अब लद्दाख को अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया और राज्य ना बना के यूटी बना दिया गया। अब आप देखोगे कि लद्दाख में एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में एक तरफ से पाकिस्तान है, तो सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बन गई थी इसके लिए। तो सुरक्षा और विकास को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों को ही यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था, केंद्रीय शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब 2 केंद्रीय शासित प्रदेश बचते हैं। सबसे पहले आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी के बारे में आपको पता है कि इसको 16 अगस्त 1962 को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था और सबसे बड़ा कारण ये था कि पुदुचेरी के ऊपर बनी हुई थी फ्रांस की कॉलोनी, मतलब फ्रेंच लोगों ने यहाँ पे राज किया था, जैसा आपको पता है। इस वजह से यहाँ का कल्चर जो था वो थोड़ा सा फ्रेंच कल्चर से मिलता जुलता था। आर्किटेक्चर हो गया, कल्चर हो गया, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में प्रभाव देखने को मिलेगा, खाने में प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में उस कल्चर को बचाने के लिए, वहाँ के विशेष कल्चर को संरक्षित करने के लिए इसको केंद्रीय शासित प्रदेश में बदल दिया गया था, यूटी के अंदर बदल दिया गया था। इसको डायरेक्टली तमिलनाडु को नहीं दिया गया था, तो इसको स्पेशली आपको याद रखना। आखिर में आता है दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। इसकी जो कहानी है वो भी पुदुचेरी जैसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, टोटल 3 जगह, एक तो गोवा, दादरा और नागर हवेली और साथ ही दमन और दीव, ये 3 ऐसी जगह थी जहाँ पर पुर्तगालियों का राज था, मतलब पुर्तगालियों की कॉलोनी बनी हुई थी। जैसे पुदुचेरी में फ्रेंच कॉलोनी थी, इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनी थी, वैसे यहाँ पर पुर्तगाली कॉलोनी बनी हुई थी। तो ऐसे में जब पुर्तगाली यहाँ से गए तो तीनों जगहों पर आपको पुर्तगालियों का कल्चर देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा मिला जुला सा, इंडिया का भी देखने को मिलेगा और पुर्तगालियों का भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में तीनों को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था शुरुआत में। दादरा और नागर हवेली की बात करोगे तो इसको 11 अगस्त 1961 को बनाया गया। दमन और दीव की बात करोगे तो इसको 30 मई 1987 को बनाया गया था। इससे पहले गोवा और दमन और दीव एक ही केंद्रीय शासित प्रदेश था। ध्यान से सुन लो इस बात को, 30 मई 1987 से पहले गोवा और दमन और दीव एक ही केंद्रीय शासित प्रदेश था, एक ही यूनियन टेरिटरी था। लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को मिल गया राज्य का दर्जा, अकेला रह गया दमन और दीव। अब क्या हुआ कि 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को एक कर दिया गया, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। दोनों में पुर्तगाली कॉलोनीज बनी थी, तो दोनों का कल्चर एक सा था, तो दोनों को मिला दिया गया 2020 के अंदर।
तो बन गया हमारा 8वां केंद्रीय शासित प्रदेश। तो इस तरीके से दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव यूटी बन गए। तो दादरा नागर हवेली और दमन और दीव, साथ ही पुदुचेरी, इनको एक साथ याद रखना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनको एक साथ याद रखना। दिल्ली और चंडीगढ़ एक साथ याद रखना। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार एक साथ याद रखना। जोड़े बन गए 2-2 के, 4 जोड़े इजीली याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी और क्या कारण था उनके पीछे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।